हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा इंस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10th का इतिहास चैप्टर नंबर 2 से इंडो चाइना। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रकार के क्वेश्चंस सम्मिलित हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंडो चाइना में सम्मिलित देशों के नाम बताइए, यानी इंडो चाइना में कौन कौन से देश मिला हुआ है उसके बारे में यहाँ कह रहा है। तो नंबर 1 में है वियतनाम, दूसरा में लाओस, तीसरा में कंबोडिया। ये तीनों देश मिला करके इंडो चाइना में सम्मिलित है, यानी इंडो चाइना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कहते हैं इंडो चाइना में रहने वाले लोग शुरू में किस शक्तिशाली साम्राज्य के अधीन थे, यानी किसके कब्जे में थे। तो कहता है चीनी साम्राज्य के कब्जे में थे वो लोग। तीसरा में है व्यापार के माध्यम से वियतनाम किन गैर वियतनामी समुदाय से जुड़ा हुआ था। तो इसका आंसर है खमेर और कंबोडियाई समुदाय के लोगों से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, कोलोन किसे कहा जाता है। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी सेना वियतनाम में कब आई तथा फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया। तो कहता है फ्रांसीसी सेना वियतनाम में 1858 ईस्वी में आई तथा फ्रेंच इंडो चाइना का गठन 1887 ईस्वी में किया गया। अगला है, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी। तो कहता है टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना सन 1907 ईस्वी में की गई थी। अगला है, फ्रांसीसी सरकार के विरोध में वियतनामी छात्र छात्राओं ने किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। तो कहता है कि फ्रांसीसी सरकार के विरोध में वियतनामी छात्र छात्राओं ने यंग अन्नान नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है हनोई पर प्लेग का हमला कब और कैसे हुआ था। तो हनोई पर प्लेग का हमला 1903 ईस्वी में गंदगी को कूड़ा कचरा बढ़ाने और चूहों को बढ़ने से हुई थी, यानी इन चीज़ों को बढ़ने की वजह से इस तरह का बीमारी प्लेग नाम का हुआ था। और प्लेग जो बीमारी है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गुजरात में हुआ था, जो चूहे से फैलने वाली एक बीमारी है। अगला है, पेरिस शांति संधि कब हुई थी। पेरिस शांति संधि कब हुई थी। आप लोग जानते हैं कि संधि का मतलब दो देश तीन देशों के बीच में जुड़ाव पैदा करना। तो कहता है कि पेरिस शांति संधि 1974 ईस्वी में हुई थी। अगला है, NLF का शाब्दिक अर्थ बताइए तथा ये टुकड़ी साइगोन में कब दाखिल हुई थी। टुकड़ी मतलब छोटा सा समूह को टुकड़ी कहा जाता है। तो कहता है नेशनल लिबरेशन फ्रंट। अगला है, फान बोई चाओ ने किस पार्टी का गठन किया था। फान बोई चाओ ने किस पार्टी का गठन किया था। तो फान बोई चाओ ने 1903 में रेवोल्यूशनरी क्या दिया रेवोल्यूशनरी नामक पार्टी का गठन किया। अगला है, वियतनामी साम्यवाद दल की स्थापना कब और किसने किया था। तो वियतनामी साम्यवादी दल की स्थापना 1903 में हो ची मिन्ह ने की थी। नापाम शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कहता है अग्नि बमों के लिए गैसलीन की फुलाने में इस्तेमाल होने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसे ही नापाम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वियतनामी युद्ध को प्रथम टेलीविज़न युद्ध क्यों कहा गया। तो कहता है कि वियतनाम और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध की घटना को पहली बार टेलीविज़न पर दिखाया गया था, इसलिए इसे टेलीविज़न युद्ध कहा गया है, या टेलीविज़न युद्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो साम कौन थे। दो साम वियतनामी तोपखाना रेजिमेंट में कर्नल थे। अगला, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो वियतनाम का एकीकरण 30 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुआ था। अगला है, सभ्यता मिशन का आशय स्पष्ट कीजिए। सभ्यता मिशन का आशय है अधिक से अधिक शिक्षा व धर्म का प्रचार। सिल्क रूट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सिल्क रूट के द्वारा वस्तुओं, लोगों और विचारों की आवाजाही थी जो चीन से भारत और उन कंट्रियों में जाया करते थे। अगला प्रश्न है,
कोलोन किसे कहा जाता है? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि नगे अन और हा तिन प्रांतों को वियतनाम की लाल पाती चिंगारी क्यों कहा जाता था? नगे अन और हा तिन वियतनाम के दो ऐसे गरीब प्रांत थे जहां रेडिकल आंदोलनों की एक लंबी परंपरा चली आ रही थी। जब भी संकट आता था तो सबसे पहले वहीं असंतोष की ज्वाला भड़कती थी। इसलिए इन दो प्रांतों को वियतनाम की लपलपाती चिंगारी कहा जाता है। अगला है, फ्रांसीसियों ने बागवतों को कुचलने के लिए क्या सख्ती दिखाई थी? तो कहता है कि महामंदी के कारण रबड़ और चावल के दाम गिर गए और कर्जा बढ़ाने लगा और चारों ओर विद्रोह का बोलबाला बढ़ने लगा। तो फ्रांसीसियों ने बगावतों को कुचलने के लिए सख्ती दिखाई, यहाँ तक कि जुलूसों पर हवाई जहाज़ों से बमबारी भी करने लगी। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1940 में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था? तो जापान ने वियतनाम पर 1940 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। अगला है, 1968 में जॉन वेन की फिल्म ग्रीन बेरेट्स किस बात पर बनी थी? कहता है कि 1968 में जॉन वेन की फिल्म ग्रीन बेरेट्स अमेरिका द्वारा वियतनाम में चलाए जा रहे युद्ध के समर्थन में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, कहता है कि जॉन फोर्ड कपोल की फिल्म एपोकैलिप्स नाउ 1979 में क्या दर्शाया गया था? कहता है कि जॉन फोर्ड कपोल की फिल्म एपोकैलिप्स नाउ 1979 में इस बात को दर्शाया गया था कि अमेरिकी वियतनाम युद्ध में अमेरिका में कितना भ्रम पैदा हुआ। अगला है, अमेरिकी वियतनाम युद्ध शुरू होने के तत्कालिक कारण क्या थे? तो उसके तत्कालिक कारण क्या थे, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो उसका तत्कालिक कारक था, कहते इस युद्ध के तत्कालिक कारण ये था कि अमेरिकी नीति निर्माताओं को इस बात की चिंता थी कि अगर हो ची मिन्ह की सरकार अपनी योजनाओं में कामयाब हो गए तो आसपास के दूसरे देशों में भी कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हो जाएंगी। इसी बात की डर थी और तात्कालिक कारण यही था। अगला प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब की गई और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो कहता है कि सितंबर 1945 में जापानियों से हनोई को आज़ाद करा लिया गया और इसके बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष हो ची मिन्ह को चुना गया था। ये आप लोगों का दीर्घ प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो चैप्टर नंबर 2 से कहता है फ्रांसीसी लोग वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने के विरोध क्यों कर रहे थे? अस्पष्ट कारण देने के लिए बोल रहा है। तो कहता है फ्रांसीसियों के सामने ये समस्या थी कि वियतनामियों को किस हद तक शिक्षा दी जाए, लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने से समस्या भी पैदा हो सकती थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनामी लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते थे, अतः वे लोग वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने की विरोध कर रहे थे। अगला है, कहता है कि संरचनागत परियोजना किसे कहा जाता है? ऐसी विशाल परियोजना है जिसमें अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। उदाहरण बड़ी सड़क परियोजनाएं, रेल नेटवर्क या बिजली आदि इसी तरह की परियोजनाएं हैं। अगला कहता है कि सामान्यवाद का क्या अर्थ है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सामान्यवाद ऐसा विश्वास जिसमें भिन्नताओं के बजाय समानताओं पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और आचारों को एक दूसरे के साथ लेने का प्रयास किया जाता है। ये काफ़ी है। ये कह रहा है कि 3 अंक वाले ये प्रश्न है, इस ऐसे प्रश्न पर 3 अंक देते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट। कहता है फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की ज़रूरत क्यों पड़ी? अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। 3 तर्क मांग रहे हैं, 3 नंबर का प्रश्न है। नंबर 1 में कह रहा फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की ज़रूरत निम्न के लिए पड़ी: प्राकृतिक संसाधन हासिल करने और ज़रूरी साझा सामान जुटाने के लिए उपनिवेश ज़रूरी माना जाता था।
दूसरा में है, इसके अलावा दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसियों को भी लगता था कि दुनिया के पिछड़े समाजों तक सभ्यता को रोशनी पहुंचाना विकसित यूरोपीय राष्ट्रों की जरूरी था। तीसरा में कह रहे हैं, अपने विकास के लिए भी फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की जरूरत पड़ी। अगला है, उपनिवेशों को कहते हैं कि उपनिवेशों का विकास क्यों जरूरी है, 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपनिवेशों का विकास जरूरी है, उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास बहुत ज़रूरी है, उपनिवेश मुनाफा कमाने के लिए बनाए जाते हैं। अगर किसी गुलाम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जीवन स्तर बेहतर होगा तो वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, जिससे बाज़ार फैलेगा और फ्रांसीसी व्यवसायियों को फ़ायदा होगा। अगला है, कहता है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी एक तरफा अनुबंध की बात करें तो वियतनाम के बागानों में इस तरह की मजदूरी व्यवस्था काफ़ी प्रचलित थी। इस व्यवस्था में मजदूर ऐसे अनुबंधों के तहत काम आते थे जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, जबकि मालिकों को बेहिसाब अधिकार मिलते थे। अगर मजदूर अनुबंध शर्तों के हिसाब से अपना काम पूरा ना कर पाएँ तो मालिक उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर देते थे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी चीनी युद्ध का क्या परिणाम हुआ? अपने उत्तर की पुष्टि 3 तथ्यों द्वारा प्रकट करें। कहते कि फ्रांसीसी चीनी युद्ध के निम्न परिणाम हुए। नंबर 1 में है, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप वियतनाम ने टोकिन और अनाम पर भी कब्जा कर लिया। टोकिन और अनाम एक 2 अलग अलग जगह है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। तीसरा में है, फ्रांसीसी शासक वियतनाम अपना कब्जा स्थापित करते गए। अगला प्रश्न है, वियतनाम की आर्थिक प्रगति को बाधित करने वाली 3 समस्याओं का वर्णन करो। यानी जिससे वियतनाम की आर्थिक प्रगति रुक गई थी। तो उत्तर है, कह रहा है कि वियतनाम की आर्थिक प्रगति को बाधित करने वाली 3 समस्याएं निम्न थी। नंबर 1, देश की आबादी ज़्यादा थी, खेती का उत्पादन स्तर कम था, किसान भारी कर्जे में डूब चुके थे। किसान लोग भारी कर्जे में डूब गए थे, जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी हो रही थी। अगला प्रश्न है, 1902 में कहता है, अगला 1902 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा चूहों को पकड़ने के लिए अपनाए गए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन कीजिए। अगला है, चूहों को पकड़ने के लिए वियतनामियों को काम पर रखा गया और उन्हें हर चूहे के बदले इनाम दिया जाने लगा, क्योंकि चूहे से प्लेग जो बीमारी फैलते थे, इसलिए चूहों को पकड़ने की योजना बनाई थी। उन्हें पैसे लेने के लिए चूहों की कटी पूंछ दिखानी होती थी। चूहे की पूंछ, जितना चूहा पकड़े उतना का पूंछ काट के आपको रख लेना है। तीसरा में है, बाद में लोगों ने पैसे कमाने के लालच में घर में ही चूहे पालने लगे और चूहों की कटी पूंछ दिखा देते थे और चूहों को जिंदा छोड़ देते थे। देखिए किस तरह से लोग करते थे। अगला है, पाठशालाएं राजनीतिक अखाड़ों में क्यों तब्दील होने लगी? इस कथन की पुष्टि कीजिए। कहता है कि 1920 के दशक तक छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। शिक्षा पर नियंत्रण के माध्यम से फ्रांसीसी लोग वियतनाम पर कब्जा और मजबूत करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, कहता है कि वे जनता की मूल्य मान्यताओं और तरीकों और रवैयों को बदलने का प्रयास करने लगे। चौथा में कह रहे, वियतनामी बच्चे की इस प्रकार शिक्षा दी जाती थी कि उनको सफ़ेद पोश नौकरियों के लायक योग्यता ना मिले। छात्र छात्राओं में इनकी इस चाल का जमकर विरोध करने लगे थे। 5 में कह रहा है, फ्रांसीसी लोग वियतनामियों को पूरी शिक्षा देने का विरोध करते थे, यानी शिक्षा अधूरी दिया जाए जिससे उसको नौकरी ना मिले। 5वां में कह रहा है, 6ठा में 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, जिसके बाद लोग खुलेआम जुलूस निकालने लगे। अगला है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हुआ हाव आंदोलन क्या है? अपने उत्तर की पुष्टि 3 तर्कों के द्वारा दीजिए। तो कहता है, हुआ हाव आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन 19वीं सदी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में उपजे विचारों से प्रेरित था। इस आंदोलन के संस्थापक का नाम हुइन फूसो था। वह कजदू टोना और गरीबों
की मदद किया करते थे। व्यर्थ खर्च के खिलाफ जो वे उपदेश देते थे उसका लोगों पर काफ़ी असर था। वह बालिका वधुओं की खरीद फरोख्त, शराब व अफीम के प्रखर विरोधी थे। दूसरा में कह रहे फ्रांसीसियों ने हुइनफूसो के विचारों पर आधारित आंदोलन को कुचलने का कई तरह के प्रयास किया। दूसरा में है उन्होंने इन हुइनफूसो को पागल घोषित कर दिया और सरकार ने उन्हें पागल खाने में डाल दिया। तीसरा है इसका, कहता है कि फ्रांसीसी सरकार ने इन्हें वियतनाम से निष्कासित करके लाओस भेज दिया और उनके बहुत से अनुयायियों को यातना शिविर में डाल दिया गया। अगला प्रश्न है वियतनाम गणराज्य के सामने मुख्य चुनौतियां क्या थी? 3 कारण का वर्णन करो। तो कहता है कि वियतनाम गणराज्य के सामने निम्नलिखित मुख्य चुनौतियां थी। नंबर 1, कहता है कि फ्रांसीसी की पराजय के बाद वियतनाम में 2 अलग अलग देश बना दिए गए और दक्षिण वियतनाम इस बंटवारे से पूरा वियतनाम युद्ध के मोर्चे में तब्दील हो गया। दूसरा है दक्षिण वियतनाम में तख्ता पलट हो गया, जहां बाओ डाई को गद्दी से हटा दिया गया और दी एम की अगुवाई में एक और दमनकारी व निरंकुश शासन की स्थापना हुई, जिससे वियतनाम के सामने वियतनाम के एकीकरण की चुनौती थी। अगला है वियतनाम में कम्युनिस्टों के शासन के डर से अमेरिका ने अपनी फौज और गोला बारूद वियतनाम में तैनात करना शुरू कर दिया। अगला है होचिमिन ने भुलैया मार्ग की मुख्य 3 विशेषताएं बताइए। तो साथियों इस तरीके से ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम पढ़ा दिए हैं और इसमें कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तो आप तमाम साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो साथी नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथियों तक शेयर कर दीजिए। आप तमाम साथियों का धन्यवाद।